नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्व डाउन की खास खबर। खास खबर में आज हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। रामचंद्र जांगड़ा जी 17 सितंबर को विश्वकर्मा समाज का एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे थे, जिस प्रोग्राम में लाखों की संख्या में देश से लोग आने थे और प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसमें शिरकत करते। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल और किन्हीं कारणों से वो अभी निरस्त हो गया है और जल्दी आने वाले समय में उसकी नई तारीख निश्चित होगी। उसी विषय को लेकर आज हम बात करते हैं जांगड़ा जी से। जांगड़ा जी नमस्कार, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। जांगड़ा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि एकदम से नड्डा जी के यहाँ से एक लेटर आपके पास आया कि कोरोना के एक प्रोटोकॉल या दूसरे किसी कारणों से उसको प्रोग्राम को निरस्त कर दो, तो ये सूचना मिलने के बाद अब उन्हें मतलब कैसा लगा आपको? देखिए, क्योंकि पूरे देश में विश्वकर्मा समाज में हमारी तैयारी भी ज़ोरों से चली हुई थी और लोगों में भी ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा था और हर आदमी 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए आतुर था। तो ऐसे में थोड़ा सा एक बार अन्यथा सा लगना स्वाभाविक है, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम केवल मात्र कुछ समय के लिए स्थगित हुआ है, कोई कैंसिल नहीं हुआ है और इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि जिस समय हमने पिछले बजट सेशन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी से ये समय लिया था, उस समय कोरोना की कोई संभावना नहीं थी। तो लेकिन बाद में ये कोरोना की दूसरी लहर आई और इसमें काफ़ी बहुत सी जानें चली गई, बहुत सा देश को नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि आगे कोई तीसरी भी लहर आ सकती है। लेकिन आगे आने वाले समय में तीसरी लहर की फिर संभावना बन गई। तो ऐसे में देश की राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रधानमंत्री के लिए प्रोटोकॉल का फॉलो ना करना एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन जाता। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा कि इस पर थोड़ा सा पुनर्विचार करो, क्योंकि कोरोना की लहर की संभावना बनी हुई है। तो अब इसमें संगठन के स्तर के ऊपर पूरी चर्चा हुई और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने इसके ऊपर पूरा चिंतन मनन करके हमें यह पत्र भेजा कि अभी इस सम्मेलन को स्थगित रखा जाए, कैंसिल नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री जी पूरे देश के शिल्पकार समाज से सीधा संवाद चाहते हैं और इससे पार्टी को भी लाभ होता और विश्वकर्मा समाज को भी एक नई प्रेरणा और एक नया उत्साह मिलता। तो लेकिन हम समझते हैं कि हमारा उत्साह यूँ का यूँ बरकरार रहेगा। हम इसकी तैयारियों को जो भारतवर्ष के क्षेत्र हमें अछूते रह गए थे, उन तक अपनी पहुँच बनाएंगे और वो भी इसमें शिरकत कर सकेंगे। हमें तैयारी का, मैं तो इसको इसी रूप में लेता हूँ कि हमें तैयारी का 1-2 महीने का और मौका मिल गया है, तो हम इसको और भी अच्छे तरीके से करेंगे। और पूरे विश्वकर्मा समाज को भी हमने यही संदेश दिया है कि प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से इसके लिए उनकी रजामंदी थी और आगे भी उन्होंने यही कहा है कि मैं विश्वकर्मा समाज से सीधा संवाद चाहता हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ये कहा है कि इस उत्साह को बनाए रखें और सम्मेलन की तैयारियां इसी तरह से आप जारी रखें। और हमें ये संगठन को ये जानकारी भी मिली है कि लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग आना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी लोगों से रूबरू होना चाहते हैं। तो ऐसे में तो मैं तो इसको दोबारा यही कहूँगा कि हम तो यही समझते हैं कि कोरोना का ये तो एक परमात्मा का विषय है। अब वो लहर आती है या नहीं आती है और हमारी तो यही प्रार्थना है कि भगवान करे तीसरी लहर ना आए। लेकिन अगर आ जाती है, जैसा कि कुछ राज्यों में संक्रमण बढ़ रहा है, ख़ास तौर पर दक्षिण भारत के राज्यों में, केरल वगैरह में तो संक्रमण की दर काफ़ी बढ़ी है। तो ऐसे में कोई खतरा मोल नहीं लिया जा सकता देश की राष्ट्रीय राजधानी में। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए संगठन ने और पूरा विचार करके हमें यही एक सलाह दी है कि इसको आने वाले समय के लिए, कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। तो नवंबर या दिसंबर में जब भी ये लहर की संभावना समाप्त हो जाएगी, सम्मेलन को तो करेंगे और पूरा जोर शोर से और पूरी और भी ज़्यादा तैयारी के साथ करेंगे। जांगड़ा जी, इस सम्मेलन का मतलब इस प्रोग्राम का आपने नाम क्या रखा है और इसकी रूपरेखा क्या है? थोड़ा सा इस पर विस्तृत नज़र बताएं। ये हमने तो दरअसल ये 17 सितंबर का जो दिन है वो भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस है और भारत सरकार का श्रम दिवस है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। तो हमने तो तीनों को ही क्लब करके इसको एक महासम्मेलन का नाम दिया था।
अब आगे आने वाले में डेट क्या मिलेगी, और उससे वैसे तो मुख्य तौर पर तो एक शिल्पकारों का महाकुंभ कहूँगा मैं, देश के शिल्पकारों का महाकुंभ। और बाकी आने वाली तिथि की कोई विशेषता हो तो वो तिथि के ऊपर निश्चित करेगा कि उसमें कुछ और इसके साथ विशेषण जोड़ दिया जाए, तो वो तारीख के ऊपर निर्भर करता है। प्रोग्राम जैसे आपने पूरे देश से लोग आने की बात है, तो किस तरह से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, किस तरह से कुछ कमेटी से बनाई है आपने डिस्ट्रिक्ट या प्रदेश वाइज, जो लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में जागरूक करेंगे या कैसे करेंगे, क्या रूपरेखा है पूरी? हम जिस भी प्रदेश में गए हमने वहाँ पर अपने प्रदेश के संयोजक तय किए वहीं पर, और लोगों की कमेटियाँ बना के वहाँ पर उनकी जिम्मेवारी लगा दी क्षेत्रीय लेवल के ऊपर प्रचार करने की। और लोगों ने यहाँ तक कि उन्होंने ट्रेन भी बुक करने का सब प्रोग्राम कर लिया था, ऐसे बेंगलोर से, हैदराबाद से, जयपुर से, चेन्नई से, पूरी की पूरी ट्रेन बुक करके लोग यहाँ पर आने का प्रोग्राम बनाए हुए थे। लेकिन ये तो एक कुदरत का विषय है कि एकदम से तीसरी लहर की संभावना बन गई। तो जैसे हम उत्तर प्रदेश में गए तो हमने गोरखपुर में गए, और बिहार में गए, पटना, बेगूसराय गए, तो वहाँ पर लोगों ने अपने क्षेत्रीय लेवल पर अपनी कमेटियाँ बना के प्रचार शुरू कर दिया। और वो अब भी कोई बैठेंगे नहीं, जैसे ही ये लहर की संभावना समाप्त हो जाएगी इस सम्मेलन को करेंगे। और इतने तक जहाँ तक ना ही जा पाए थे हम सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी, और जिन जिन राज्यों में हमें नहीं जा पाए उनमें भी पूरा काम करके इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। जांगड़ा जी, अधिकतर सम्मेलन या महाकुंभ जो होते हैं किसी भी समाज के, वो अपनी ताकत प्रदर्शित करने के लिए होते हैं और साथ में कुछ अपनी मांगे रखने के होते हैं। तो विश्वकर्मा समाज भी कुछ अपनी इस तरह की मांगे हैं, कुछ ऐसी जो रखना चाहता है प्रधानमंत्री के सामने या देश के सामने, कुछ अगर है तो आप बताएं। देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली है भारत में, और लोकतांत्रिक प्रणाली में समूह को मद्देनज़र रख के राजनीतिक फैसले किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेड की गिनती होती है कि जनसंख्या कितनी किसकी ज़्यादा है और कौन लोग संगठित और जागरूक हैं, उन्हीं को राजनीति में अधिमान मिलता है। तो इसके पीछे जहाँ समाज का एक हित जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ साथ जो हम पार्टी के साथ एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें हमारा उसके साथ साथ पार्टी का हित भी जुड़ा हुआ होता है। तो दोनों ही चीज़ें काम करती हैं। समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी होता है, और सरकार की जो योजनाएं हैं वो सामूहिक रूप में समाज तक पहुंच जाए, उन तक संदेश पहुंच जाए। और प्रचार के माध्यम से जो हम प्रचार करते हैं रैली की तैयारी के लिए, उसके माध्यम से हम सरकार की योजनाएं भी बताते हैं समाज को कि प्रधानमंत्री जी शिल्पकार समाज के ये करना चाहते हैं, उनकी ये योजनाएं हैं, ये विज़न है। तो वो विज़न भी चला जाता है, एक समाज में सामूहिक शक्ति भी पैदा होती है, उसको राजनीतिक लाभ भी प्राप्त होता है, और साथ के साथ एक पार्टी को भी ताकत प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक मल्टी डायमेंशनल काम होता है। तो जितना पार्टी को फ़ायदा होता है, साथ के साथ समाज को भी फ़ायदा होता है, और समाज तक सरकार की योजनाएं जाने के कारण उसमें देश को भी लाभ होता है। अनुमान के तौर पर कितना प्रतिशत पूरे देश की बात करें तो विश्वकर्मा समाज आता है, और कौन कौन सी मुख्य जो जातियां हैं इस समाज से जुड़ी हुई हैं? देखिए, जहाँ तक भगवान विश्वकर्मा का संबंध है, प्रत्येक शिल्पकार जो भी शिल्प कर्म करता है वो विश्वकर्मा पूजा दिवस के ऊपर अपने औजारों की पूजा करता है, भगवान विश्वकर्मा की आराधना पूजा करता है। वो किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, लेकिन भगवान विश्वकर्मा को अपना आराध्य मानता है जो भी शिल्प कर्म करता है। वो शिल्प कर्म चाहे लकड़ी का है, चाहे लोहे का है, चाहे तांबे पीतल का है, चाहे चांदी का है, चाहे सोने का है, और चाहे वो काष्ठ का है या फिर पत्थर का शिल्पकार है। प्रत्येक शिल्पकार अपने आप का जो आराध्य देव है वो भगवान विश्वकर्मा को मानता है, और इसमें कोई जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय की गणना नहीं होती, बल्कि शिल्पकारों की गणना होती है। और मैंने तो यहाँ तक कहा है उत्तर प्रदेश में कि जो भारत में जो मुस्लिम शिल्पकार है, ख़ास तौर कर उत्तर प्रदेश में जिसकी बहुसंख्या है, वो कोई बाबर अपने साथ लेके नहीं आया था, क्योंकि बाबर जिस क्षेत्र से आया था वहाँ ऊपर बाड़ू रेत के टीले हैं और नीचे तेल है। ना वहाँ लकड़ी पैदा होती कि लकड़ी से शिल्पकला सीखी जाए, ना वहाँ लोहा, चांदी, तांबा कोई खनिज निकलता जिससे उनकी शिल्पकला सीखी जाए, और ना वहाँ कोई पत्थर के पहाड़ हैं। तो वहाँ पर कोई शिल्पकला का कलाकार पैदा ही नहीं हो सकता। तो वो यहीं से किन्हीं कारणों से कन्वर्टेड लोग हैं, और वो भी भगवान विश्वकर्मा को अपना आराध्य देव मानते हैं।
वो भी एक शिल्पकार संगठन के नीचे के झंडे आएँ और देश की विकास में अपनी मुख्य भूमिका निभाएं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो एक वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये जो बात कही है, ये ख़ास तौर पर शिल्पकारों को ही सबसे ज़्यादा टच करती है, उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। क्योंकि वोकल फॉर लोकल अगर कहते हैं, देश में निर्माण करना चाहते हैं प्रत्येक चीज़ का, तो शिल्पकार ही बनाएगा। तो इस जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के सपने को कौन साकार करेगा? शिल्पकार ही साकार करेगा। क्योंकि पीछे जो भारत की अर्थव्यवस्था रही वो शिल्पकारों के ऊपर ही आधारित थी। वो किन्हीं कारणों से ओबीसी में, कोई एससी क्लास में इसलिए चले गए कि बाहर के अंग्रेज़ों के समय में इंग्लैंड के कारखाने की बनाई हुई चीज़ देश में बिकने लगी और देश के शिल्पकार को निहत्था कर दिया। अब किसी ने भारत की आज़ादी के बाद इस बात को पहचाना नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मूल समस्या को पहचाना है कि ये क्या व्यवस्था है जिस देश की 1,134 करोड़ की आबादी जिस देश की हो और वो 65% आबादी जिसमें युवाओं की हो 35 साल से नीचे की, और युवा भी गरीब के घरों में, क्योंकि सेक्टर की कोठी में तो एक बूढ़ा बुढ़िया मिलेगी, एक उनका बच्चा मिलेगा, वो भी विदेश में मिलेगा। तो सारी युवा शक्ति तो गरीबों को घरों में है, उन्हीं की ज़्यादा औलाद होती है। अब उनके हाथों को काम देने की ज़रूरत है। इस चीज़ को पहचाना प्रधानमंत्री जी ने कि भारत आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है। अब पिछले लंबे समय से व्यवस्था चलती रही, चाकू चाहिए इंग्लैंड से मंगा लो, पिस्टल चाहिए स्पेन से मंगा लो, कंप्यूटर चाहिए जापान से मंगा लो, कैमरा चाहिए स्विट्ज़रलैंड से मंगा लो, अगर मोबाइल चाहिए, खिलौने चाहिए तो चाइना से आयात कर लो, और कपड़ा चाहिए बांग्लादेश से मंगा लो। देश का बुनकर क्या करेगा? देश का शिल्पकार क्या करेगा? तो इस समस्या को प्रधानमंत्री जी ने पहचाना है और कौशल विकास के माध्यम से देश के शिल्पकार को काम दे के भारत को आत्मनिर्भर बनाने की एक विज़न तैयार किया है, योजना तैयार की है। ये योजना हम देश के हर शिल्पकार तक पहुंचाना चाहते हैं और उसको प्रधानमंत्री की विज़न के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो हमारे दोनों उद्देश्य हैं, शिल्पकार समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, शिल्पकारों को उनके हाथों को लेटेस्ट जो आज की टेक्नोलॉजी है उसका प्रशिक्षण मिले, वो देश में आत्मनिर्भर भारत के सपना जो मोदी जी ने देखा है और उस सपने को वो साकार करे। इस तरह से देश भी खुशहाल हो, समाज भी खुशहाल हो और समरसता का वातावरण भी पैदा हो। तो ये हमारे कई उद्देश्य इस माध्यम से पूरे हो जाते हैं। झांगड़ा जी, आप विश्वकर्मा समाज के सबसे बड़े नेता हैं। धीरे धीरे लोग आपको पिछड़े वर्ग का भी बड़े नेताओं में गिनने लगे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में यदि हरियाणा में अगर खट्टर साहब को चेंज किया जाता है तो ओबीसी के रूप में आपको भी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। तो इस बारे में कुछ आप अपनी राय कुछ देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है, अनुमानित बातों पर कोई जवाब दिया नहीं जाता है और ये हाईकमांड फैसला करता है, परिस्थितियाँ फैसला करती हैं क्या होता है आने वाले समय में। तो इसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, ये समय बताता है, समय ही फैसला करता है और उसके ऊपर भी बहुत बड़े हमारे पार्टी के और सरकार के हमारे पदाधिकारी होते हैं, वो सारी बातों का चिंतन मनन करते हैं। इसमें मेरा, इस विषय में मेरा अपना कुछ कोई राय नहीं है। अच्छा झांगड़ा जी, हमने बहुत सारे सवाल किए आपसे, इसके अलावा भी अपने जो आने वाला प्रोग्राम है उसके बारे में जनता को, अपने विश्वकर्मा समाज को और हमारे देश को कुछ बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। मेरा यही है भारत के विश्वकर्मा समाज को, अपने बच्चों को जो प्रधानमंत्री ने विजन दिया है कौशल विकास का, कौशल विकास की योजना के साथ जोड़ें। वो छोटी मोटी नौकरियों की तरफ आकर्षित ना हो। कोई चपरासी की नौकरी मांगता है, कोई कहीं क्लर्क की नौकरी मांगता है, कहीं कोई बैरर की नौकरी मांगता है। शिल्पकर्मा समाज, जो शिल्पकार समाज है विश्वकर्मा समाज, वो नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला और नौकरी सर्जित करने वाला समाज है। तो इसलिए मेरा तो उनको यही संदेश है कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ो, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके साथ जुड़ के देश के विकास में भागीदार बने। और ऐसी चमत्कार हमारे समाज के लोगों ने करके दिखाए हैं, बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना किसी सब्सिडी के, बिना किसी अन्य योगदान के उन्होंने अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल के ऊपर बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, मैंने बॉम्बे में, पुणे में, बेंगलोर में, ऐसे हमारे उद्योगपति मिले हैं मेरे समाज के, जिनके बुज़ुर्ग एक थैले के अंदर औजार लेके गए और फुटपाथ के ऊपर खोलियाँ डाल के झोपड़ियों में रहे
और आज वो अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक हैं और उन्होंने रोज़गार एक एक फैक्ट्री में 10-10, 15-15 हज़ार लोगों को रोज़गार दिया हुआ है। तो विश्वकर्मा समाज है, ये निर्माण का समाज है, ये सर्जक समाज है, ये विध्वंसक समाज नहीं है। ये जोड़ना जानता है, ये तोड़ना भी नहीं जानता है। ये तो लोहे को लोहे से कैसा जोड़ा जाए, लकड़ी को लकड़ी से कैसे जोड़ा जाए, सोने को सोने से कैसा जोड़ा है, उसका सूत्र भी ये जानता है कि अगर सोना जोड़ना है तो सुहागा इस्तेमाल करना पड़ेगा, चांदी जोड़नी है तो नौशुद्र इस्तेमाल करना पड़ेगा, लकड़ी जोड़नी है तो फेविकोल लगाना पड़ेगा। तो ये देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला समाज है। तो इस तरह से ये देश की अर्थव्यवस्था में उसकी इतनी भागीदारी सदा से रही है। भारत जो सोने की चिड़िया था, ना वो कृषि के कारण था, ना इसमें उद्योग थे, केवल भारत के शिल्पकार की कमाई हुई संपत्ति देश में थी। वो चीज़ें से विन्मुख हो गया क्योंकि जो आज़ादी के बाद सरकारें आई वो बड़े कॉरपोरेट घरानों की चलाई हुई सरकारें थी। वो उनसे जो टैक्स आता था वो गरीब आदमी को अनुदान दे देते थे कि तुम्हें 2 रुपये किलो चावल दे देंगे, 3 रुपये किलो आटा दे देंगे, 12 रुपये किलो दाल दे देंगे, 15 रुपये लीटर मिट्टी का तेल दे देंगे, लड़की की शादी में कन्यादान की राशि दे देंगे, बच्चों को 2 पैर का भोजन दे देंगे। ये विश्वकर्मा समाज को सब्सिडी का जीवन खाने वाला समाज नहीं है। और बहुत बड़े समाज को पिछली यूपीए की सरकार की नीतियों ने सब्सिडी के ऊपर आधारित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि सब्सिडी सहारा है लेकिन सब्सिडी समाधान नहीं है। इसलिए मैं लंगड़े को लाठी नहीं देना चाहता, मैं लंगड़े को टांग लगाना चाहता हूं ताकि मेरे पैरों पर खड़ा हो जाए। तो पैरों पर खड़ा होने की जो देश की योजना है उसको शिल्पकार समाज साकार करेगा और उस शिल्पकार समाज के सपने को लेके जो चले हैं वो आधुनिक भारत के शिल्पकार नरेंद्र मोदी हैं। हम उनको भी एक आधुनिक भारत का शिल्पी मानते हैं और ये भी संयोग है कि पूजा दिवस पर ही उनका जन्म दिवस है। तो 17 सितंबर बड़ा सुंदर दिन बनता था, लेकिन क्या करें, कोरोना की महामारी के कारण ये थोड़ा सा आगे पोस्टपोन करना पड़ा है प्रोग्राम। लेकिन हम आगे करेंगे आने वाले समय में और इसी वर्ष में इसको करेंगे और नए ऊर्जा और नई उत्साह के साथ करेंगे। जांगड़ा जी, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो रह गया कि अधिकतर बड़े महापुरुष हैं उनके जन्मदिन के ऊपर अवकाश रहता है पूरे देश में। क्या आपकी भी या विश्वकर्मा समाज की मांग है कि विश्वकर्मा दिवस के ऊपर एक राष्ट्रीय अवकाश हो? देखिए, बात यह है, इस संदर्भ में मुझे स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की एक बात याद है। चंद्रशेखर जी राजपूत जाति से संबंध रखते थे। एक बार हरियाणा प्रदेश में गए तो उनसे मांग की किसी ने कि महाराणा प्रताप जयंती के ऊपर छुट्टी घोषित कर दी जाए। तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि महाराणा प्रताप जी तो घोड़े पर ही अपनी नींद पूरी कर लेते थे, वो तो 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं करते थे। ऐसे महापुरुष के दिन पर आप छुट्टी क्यों मांगते हो? तो मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान विश्वकर्मा के जो अनुयायी हैं, उनके वंशज हैं, वो तो 24 घंटे निर्माण के सर्जक हैं। उनकी तो जो विकास का पहिया है वो 24 घंटे चलता है। और मैंने तो जीवन में खुद 1 दिन भी छुट्टी नहीं की है। मुझे पता ही नहीं चलता रविवार किस दिन है, शनिवार किस दिन है। मैं तो 24 घंटे ड्यूटी पर रहता हूँ। इसलिए मैं तो भगवान विश्वकर्मा दिवस के ऊपर तो ये कहता हूँ अपने समाज के लोगों को कि अपने औजारों की पूजा करें, ठीक करें, लेकिन और दिनों से भी ज़्यादा काम करें उस दिन देश के निर्माण के लिए। मैं तो ये इस बात को मानता हूँ। मैं छुट्टियों में विश्वास भी नहीं करता। धन्यवाद जांगड़ा जी आपका। हमारे प्रोग्राम में आपने बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये प्रोग्राम पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।